तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती पर बात कर रहे हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला है उसी में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक सवाल का अपना अहम रोल है भाई, ठीक है भाई। तो पूछा यह जाएगा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है ये किस देश में स्थित था। हालांकि अभी बंद हो गया, लेकिन पूछा जाएगा चेरनोबिल, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ध्यान से लिखिएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अगर पूछा जाए कि जो है हाँ चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित था, हाँ किस देश में स्थित था, किस देश में हाँ स्थित हाँ था, तो याद रखना ये यूक्रेन के अंदर। कहां था भाई? ये यूक्रेन के अंदर स्थित था। यहां पर जो है याद रहे कि चेरनोबिल जो है परमाणु संयंत्र जो है 1986 में दुर्घटना हो गया था और कई सारे लोग यहां निपट गए थे भाई, मारे गए थे। तो याद रखना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अगर पूछा जाएगा कि ये कहां स्थित है तो याद से बताइए यूक्रेन। चेरनोबिल या कभी कभी पेपर में चेरनोबिल भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया भाई? तो सवाल यहां से आएगा, गलत नहीं करना। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित था? तो यूक्रेन में। यहां एक हादसा हुआ 1986 में, एक हादसा हुआ जिससे बहुत सारे लोग क्या मारे गए। समझ में आ गए भाई इतनी बातें? कहां स्थित है? यूक्रेन के अंदर स्थित है। फिर पूछा जाएगा, एक किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा पूछा जाएगा तो बताना है। हाँ इसको लिखा खुशवंत सिंह ने। क्या नाम है भाई? खुशवंत सिंह नाम है, बोलते हुए लिखिएगा खुशवंत सिंह। हाँ दोहराइएगा हमारे साथ में, इससे बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसने लिखा भाई? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ये ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखा भाई? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जाएगा कि एक पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक क्या है तो बताइए खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। हम कई बार सवाल रिपीट करते रहेंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ दोहराएंगे याद भी हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए फिर याद रखिएगा, अभी जो है अभी मुद्दा चल रहा था भाई, किस पर मुद्दा चल रहा था? भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत पर अभी मुद्दा बना हुआ था। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत, हाँ ये लिया गया कहां से? आनंद मठ से। तो सवाल बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, कहेगा आनंद मठ किसने लिखा है? हाँ आनंद मठ हाँ पुस्तक किसने लिखा? तो क्या बताना है भाई? हाँ किसने लिखा तो बताना है। हाँ इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना हुई थी। बात समझ में आया भाई? याद रखिएगा भारत एक खोज, किताब का नाम है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इसको लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा भाई? और याद रहे दो बातें समझिएगा, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया। कहां बंद किया गया? अल्मोड़ा में। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में बंद किया गया और अहमदनगर जेल में इन्होंने लिखा क्या? अहमदनगर जेल में ही लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो पूछा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखा? तो क्या बताना है भाई? हाँ बिल्कुल करेक्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, हाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस जेल में लिखा? तो क्या बताना भाई? हाँ किस जेल में लिखा तो बताना है। किस जेल में लिखा तो बताइएगा अहमदनगर जेल। क्या बताना भाई? अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। बात समझ पा रहे भाई? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से? बिल्कुल करेक्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो डूरंड कप का संबंध अगर पूछा जाए तो बताना है ये फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है भाई? ये फुटबॉल से संबंधित है। तो डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा कि डूरंड कप का संबंध किससे? तो क्या बताइएगा? फुटबॉल से संबंधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत एक खोज, क्या कहते हैं भाई, भारत एक खोज कहा जाता है, इसको अहमदनगर जेल में लिखा। कहां लिखा भाई, अहमदनगर जेल में लिखा। समझ पा रहे हैं भाई। चलिए, तो सहारा रेगिस्तान कहां है, याद से बताइए, अफ्रीका में। हाँ, सहारा रेगिस्तान कहां भाई, अफ्रीका में। हाँ, तो याद रखना, सहारा अगर पूछा जाए रेगिस्तान तो ये कहां स्थित है भाई, ये अफ्रीका में स्थित है। ध्यान से बताइएगा, सहारा रेगिस्तान कहां भाई, तो अफ्रीका के अंदर है। बात क्लियर हो गया भाई। हाँ, यही तो है, यही तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान यही है, सबसे बड़ा है। और ये कहां स्थित है, तो अफ्रीका के अंदर सहारा रेगिस्तान है। वैसे याद रहे, भारत के अंदर थार मिलता है, भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल। तो पूछा जाए थार मरुस्थल अगर पूछा जाए तो भारत के अंदर, हाँ, थार मरुस्थल अगर पूछा जाए तो आप भारत प्लस पाकिस्तान या एशिया जो भी लिखा रहेगा टिक कर दीजिएगा भाई, यही तो है थार मरुस्थल। हाँ, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान बता के चलना है। क्या बताना भाई, भारत और पाकिस्तान बताना है, थार मरुस्थल। बात समझ में आ गया भाई। चलिए, फिर पूछा जाएगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। हाँ, ग्रीन मफलर पूछा जाए, लिखिएगा, ग्रीन मफलर अगर पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट, ग्रीन मफलर का संबंध, ग्रीन मफलर का संबंध पूछा जाए तो बताइएगा ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आप कहेंगे ये कैसा भाई, तो याद रहे, ग्रीन मफलर के अंतर्गत ही सड़क के किनारे पेड़ लगाया गया, सड़कों के किनारे पेड़ लगाया गया, उसी को कहा गया ग्रीन मफलर। और वह क्या करता है, ध्वनि को अवशोषित कर लेता। क्या कर लेता भाई, ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, उसी का नाम है ग्रीन मफलर। क्या नाम है, ग्रीन मफलर। फिर पूछा जाएगा रमन मैग्सेस पुरस्कार, पूछा जाएगा कि रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला भाई, तो याद रहे कि पूछा जाएगा रमन मैग्सेस, हाँ, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बताना है पहले भारतीय क्या नाम था, तो विनोबा भावे। क्या नाम था भाई, विनोबा भावे नाम था। इन्हीं को तो मिला था भाई, पहले इन्हीं को तो मिला क्या, रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। याद रहे, रमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा, फिलीपींस, और फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेस, उन्हीं के नाम पर दिया जाता। तो किस देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस। समझ गए भाई, रट लिए हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। क्या फिलीपींस की राजधानी याद है, क्या है भाई, फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो याद रखना है, अगर पूछा जाए फिलीपींस की राजधानी क्या भाई, मनीला है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो फिलीपींस की राजधानी भी याद रखना क्या हो जाएगा, हाँ, मनीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाँ, मंडीला नहीं, मनीला बताना। क्या, मनीला बताइएगा, मंडीला नहीं बताना है, ठीक है भाई, मनीला बताएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो मनीला। ध्यान से एक एक सवाल सुनिएगा, 100% सवाल फंसना है, गारंटी है भाई। चलिए, तो नील दर्पण जो है किसके द्वारा लिखा गया, नील दर्पण किसने लिखा भाई, नहीं, दीन बंधु मित्र ने। तो पूछा जाएगा नील दर्पण किसने लिखा, हाँ, नील दर्पण किसने लिखा, तो नील दर्पण की रचना अगर पूछा जाए, हाँ, बिल्कुल करेक्ट, तो नील दर्पण की रचना पूछा जाए तो दीन बंधु मित्र। क्या बताना है, दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना किया गया, दीन बंधु मित्र ने। 1860 की बात है, नील की खेती के ऊपर जो है इस पुस्तक की रचना दीन बंधु मित्र ने किया था। किसके ऊपर भाई, नील की खेती के ऊपर। नील की खेती और वहां जो किसान फंसे थे उस दुर्दशा को जो है इसी पुस्तक में दिखाया गया भाई। तो दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया भाई, नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। किसके खेती से संबंधित, नील की खेती से संबंधित है। समझ गए भाई। चलिए, तो पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है।
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है ये यूक्रेन में था, लेकिन अभी बंद हो गया क्योंकि यहां आपदा हो गया था भाई, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये भी याद रखना है, बहुत सारे लोग मारे गए थे। पूछा जाएगा किसान सभा की स्थापना किसने किया? किसान सभा की स्थापना तो स्वामी सहजानंद, बिल्कुल करेक्ट। तो किसान सभा की स्थापना अगर पूछा जाए, किसान सभा की स्थापना अगर पूछा जाए, ये बिहार के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती नाम था। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती नाम था। तो ध्यान से सुनिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती नाम था भाई। तो इनका नाम याद रखना है। यही किसान सभा के क्या थे भाई? संस्थापक थे। तो किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार में किसान सभा बनाया था। कहां? बिहार में किसान सभा बनाया था, याद रहे। और यही अखिल भारतीय किसान सभा की जो है, यही अखिल भारतीय किसान सभा आगे चलकर बन गया। और इसकी मीटिंग हुआ था लखनऊ में। कहां हुआ था भाई? लखनऊ में हुआ था। तो पूछा जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। कहां हुआ भाई? लखनऊ के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा पूछे या किसान सभा पूछे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम बताइएगा। समझ गए भाई? किसका नाम? स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, और किस जेल में लिखा भाई? अहमदनगर जेल में लिखा। अहमदनगर जेल में लिखा। अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। डूरंड कप का संबंध किससे भाई? तो फुटबॉल से। किससे भाई? फुटबॉल से संबंधित है। बात समझ में आ गया भाई? किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, पूछा जाएगा किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताएगा? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो याद रहे, किसान दिवस जो है ये कब है? तो बताना, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके? चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्या? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्या? किसान दिवस अगर पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो बताइएगा, पूछा जाएगा एलिजा टेस्ट किस बीमारी के लिए? एलिजा टेस्ट पूछा जाएगा तो बताना है ये एड्स की बीमारी की जांच है। एड्स की जांच के लिए होता है। एड्स की जांच के लिए होता है। बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? बिल्कुल करेक्ट, बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड की जांच के लिए। तो टाइफाइड की जांच के लिए होता है क्या? बिडाल टेस्ट होता है। तो दोनों याद रखना, टाइफाइड की जांच बिडाल टेस्ट होता है। एड्स की जांच पूछा जाएगा क्या बताइएगा? तो यहां पर आपको एलिजा टेस्ट बता के चलना। क्या बताना भाई? एलिजा टेस्ट बता के चलना। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना था? वह कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए? 2 युद्ध हुआ था। तो याद रख, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुए? तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट, किस पंचवर्षीय योजना में 2 विश्व युद्ध हो गए भाई। कितने? 2 विश्व युद्ध हुए। तो याद रखना है, हाँ याद रखना है, ये तृतीय क्या हो जाएगा भाई? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और याद रहे, ये 1961 से 66 तक चला। कहां से कहां तक भाई? तो ये हाँ याद रखना है, यह योजना 1961 से लेकर 1966 तक चला था। इसी में तो भारत और चाइना के साथ युद्ध हुआ था। इसी में ना हुआ था भाई, भारत और चाइना के साथ 1962 में हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ हो गया था। समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए, तो बताइएगा, विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए कितना सीट जीतना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए कितना सीट आवश्यक है? तो याद रहे, कितना सीट आवश्यक है तो बताना है क्या? हाँ बता, 1/10 सीट या 55 सीट, या
55 सीट आवश्यक। रट लीजिए एक एक सवाल, हाँ एक एक सवाल रट के चलना भाई। तो नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखा, किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, और किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। समझ पा रहे इतनी बातें? क्या क्लियर हो गया? तो पूछा जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। बिल्कुल करेक्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछा जाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछा जाए तो बता देना है 2 अक्टूबर 1952। हाँ 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 याद रखिएगा, नेहरू जी के शासनकाल में हुआ। इसका अर्थ क्या होता? लोक भागीदारी। अगर पूछ ले कि सामुदायिक विकास का अर्थ क्या होता है, तो लोक भागीदारी। क्या होता भाई? लोक भागीदारी बताइएगा। इसका अर्थ होता है लोक भागीदारी होता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? तो लोक भागीदारी होता है। याद रहे 2 अक्टूबर 1952 को ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। अर्थ पूछा जाएगा लोक भागीदारी बताइएगा। समझ पा रहे भाई? लिख लिए हैं? चलिए, तो हमने बताया यहां एलिजा टेस्ट एड्स के लिए होता है, और बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, और रमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया, और फिलीपींस, क्या फिलीपींस के देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला। क्या भाई? मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। समझ में आया भाई? चलिए, तो पूछा जाएगा कि बताइएगा, पूछा जाएगा कि लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? गणपूर्ति या कोरम पूर्ति के लिए कितना? हाँ गणपूर्ति, बिल्कुल करेक्ट। गणपूर्ति या कोरम के लिए अगर पूछा जाए कितना सीट आवश्यक है, कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो क्या बताइएगा भाई? कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो बता दीजिएगा। यही वाला तो सवाल है कि आवश्यकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1/10 या 1/10 या 55 सीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 या 55 सीट होना आवश्यक है। बात क्लियर हो गया भाई? इतनी बातें समझ में आया? चलिए, अब हम एक बात और करें, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें, तो सुनिएगा। लोकसभा और विधानसभा में कितना कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं करेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है भाई? तो पूछा जाएगा, हाँ जमानत कब जब्त होता है, तो ध्यान रहे 1/6। ठीक है भाई? तो पूछा जाएगा कि लोकसभा, हाँ विधानसभा में एक हाँ यहां पर लिख देते हैं एक उम्मीदवार हाँ कितना मत ना पाने पर हाँ जमानत क्या हो जाएगा भाई? जब्त हो जाएगा। तो ध्यान रहे कुल डाले गए वैध मतों का 1/6। हाँ तो यदि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो क्या हो जाएगा भाई? जमानत हो जाएगा जब्त। हाँ जब्त हो जाएगी। तो याद रहे, महत्वपूर्ण सवाल बता दिया। हम इधर उधर की बात नहीं, वही बताएंगे जो पेपर में आएगा। उसी पर मुद्दा हम लोगों का है भाई। सवाल फंसाने वाला टारगेट यहां है। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? हाँ तो पहला आम चुनाव याद रखना, बिल्कुल करेक्ट। पहला आम चुनाव अगर पूछा जाए तो बताना 1951-52 में हुआ। कब हुआ भाई? 1951-52 में हुआ। अगर ऑप्शन में केवल 1952 लिखा तब भी करेक्ट हो जाएगा,
तब भी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, तब भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई। तो किस पंचवर्षीय योजना में 2 विश्व युद्ध हुए, तीसरे में 61 से लेकर 66 के बीच में हुआ है। समझ में आया भाई। तो विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए 1/10 या 55 सीट आवश्यक है। 1/10 या 55 सीट आवश्यक है। ठीक है भाई, जो बोल दिया वो सवाल महत्वपूर्ण है भाई। चलिए, तो याद रखना एक एक सवाल का अहम रोल है। हमने कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। ये लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम के लिए कितना होना चाहिए, 1/10 या 55 सीट आवश्यक है। 1/10 या 55 सीट आवश्यक है। बात समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, तो आप बताइएगा, 4 सवाल बताइए। एक तो बताइए लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, नाय, हाँ 25, बिल्कुल करेक्ट, कितना 25 साल। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम एज कितना, 30 साल होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। समझ गए भाई। तो प्रधान बने खर्ती, बिल्कुल करेक्ट। तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु के लिए, हाँ न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है भाई। और अगर पूछा जाए राज्यसभा के लिए, अगर पूछा जाए कितना होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए। अगर पूछा जाए विधानसभा सदस्य बनना है तो 25 साल बताइएगा, कितना 25 साल बताइएगा। और अगर विधान परिषद पूछा जाए तो विधान परिषद बताइएगा 30 साल, कितना भाई, विधान परिषद सदस्य पूछा जाए तो 30 वर्ष। रट लीजिएगा एक एक सवाल, भले आपके समझ में ना आए लेकिन सवाल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसका उत्तर यही होगा, यही होगा, हटना नहीं अपने मुद्दे से। समझ में आया भाई। चलिए, पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। हाँ, तो कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हाँ कैल्शियम सल्फेट, हाँ सल्फेट हाइड्रेट। तो ये क्या सवाल है भाई, पूछा जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, लिख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ, हाँ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लिख लीजिएगा भाई। रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, क्या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बता के चलना। क्या बताना भाई, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बताना है। ठीक है भाई। चलिए, अब बताइएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत की बात करता है भाई, छुआछूत खत्म करने की बात करता है। हाँ, संविधान का, हाँ बिल्कुल, कौन सा अनुच्छेद जो है, हाँ ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, के अंत की बात करता है। तो याद रहे कि अगर ये सवाल पूछे तो बता दीजिएगा अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। छुआछूत समाज में कलंक है और उस कलंक को खत्म करने की बात कौन करता है, संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि कोई भी सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो एक दूसरे में विभेद उत्पन्न करे, छुआछूत की भावना को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। क्या करता भाई, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। समझ में आया, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कौन करता है, तो 17, क्या नाम है भाई, 17 याद रखिएगा। बात समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए, तो पहला आम चुनाव 1952 में कब हुआ भाई, 1952 में हुआ है। चलिए, लोकसभा विधानसभा में एक उम्मीदवार अगर कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। आप कहेंगे ई हम बात ना ही बूझ पाए, तब बूझा यहां से, जैसे केहू के मिली गए 3 लाख वोट, 3 लाख वोट मिल गए, तो अगर ओका 1/6 माने गुड़े 1/6, 6×5 = 30, मतलब 50,000 वोट अगर नाई मिला
तो जमानत जब्त क्या हो जाए, जमानत जब्त हो। ये बात कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा, ठीक है भाई। चलिए, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, हाँ, किस देश के रहने वाले थे? तो याद रहे अमेरिका। किस देश के रहने वाले थे? हाँ बिल्कुल करेक्ट, रहने वाले थे। तो क्या बताइएगा भाई, यह अमेरिका के रहने वाले थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। यही तो हैं, इन्हीं को तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? यही है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। समझ में आया? हाँ, यही तो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यही विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं। विश्व में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। समझ में आ गया भाई इतनी बातें? चलिए, तो यहां लोकसभा विधानसभा में यदि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत क्या हो जाएगा भाई? जब्त हो जाएगी। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल, कार्यकाल कितना? 6 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 साल, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25, लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष। वाह भाई वाह, समझ में आ गया भाई। तो छुआछूत खत्म करने की बात कौन अनुच्छेद? 17। हाँ, बोलते भी रहें आप, बोलते रहिए, हमारे साथ दोहराते रहिए। आप देखिए एक एक सवाल फंसेगा। तो कहेगा तारे का जो रंग है वो किस पर निर्भर रहता? तारे का रंग उनके ताप पर। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर। हाँ, लिखिएगा तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? लिख लीजिएगा भाई, किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। तो याद रहे तारे का रंग सदैव उसके ताप का संकेत करता है। तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। मतलब का होइगे? तब मतलब ही होइगे जौन तारा जितना चमकी ओकरे अंदर उष्मा उतने ज्यादा है। का उष्मा उतना ज्यादा रहेगा। बात समझ में आया? तो जो तारा हमको जितना चमकीला दिखाई देगा उसके अंदर उष्मा उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? जैसे जौन आग बाय, आग जलत है, अगर वो आग एकदम लाल दिखाते तेकर मतलब का बाऊ? आगी ढेर बावा, आगी है, धीरे धीरे सुलगत है तो उतना नहीं। तो जो तारा जो है, अगर पूछा जाए कि तारे का जो रंग होता है वो बताता, उसके टेम्परेचर की बात करता। किसकी बात करता भाई? उसके ताप की बात करता, उसके ताप पर निर्भर होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध जो है, हाँ, भारत। कौन उत्पादन करता भाई? भारत के द्वारा जो है दूध दुनिया में सबसे ज्यादा। बात समझ में आया भाई? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, हम एक गाय की बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का क्या नाम? दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है? क्या नाम है भाई? हाँ नहीं भाई, ये भारत की नहीं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा। तो क्या नाम है भाई? हालिस्टन फ्रीजियन। हालिस्टन फ्रीजियन। हाँ, तो याद रखना है, बता रहे भाई, हालिस्टन फ्रीजियन। हालिस्टन फ्रीजियन, फ्रीजियन, यह विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। साहिवाल ना बताए दियो, यही है भाई विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय। हाँ, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, दूध देने वाली गाय बता दिया भाई। तो हालिस्टन, ये हमारे देश की नहीं भाई, हमारे देश में तो जर्सी गाय, हमारे देश में थारपारकर गाय, साहिवाल गाय। लेकिन याद रखना, हालिस्टन गाय की बात करें दुनिया, हाँ दुनिया की बात कर दिया भाई, दुनिया में यही तो है भाई। तो हालिस्टन जो है फ्रीजियन जो गाय है, यही दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है। बात क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? चलिए, तो हमें बताइएगा, ध्यान से सुनिए सवाल। हमने कहा ना इतना सवाल करवा देंगे। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? हाँ, तो लिख लीजिएगा थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है। हाँ, तो थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो याद रखना है, अगर पूछा जाए
तो बता देना है थायराइड ग्रंथि जो है ये गले के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है भाई? गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है? तो गले में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जन्म अमेरिका में हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट क्या नाम है भाई? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट नाम है। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए फिर पूछा जाएगा कि बताइएगा जंगली गधा कहां पाया जाता है? जंगली गधा गुजरात में भाई। हाँ, तो जंगली गधे अगर पूछा जाए तो जंगली गधे कहां पाए जाते भाई? गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। जंगली गधे कहां पर? गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो गुजरात में कच्छ का रण है, हाँ, वो कच्छ का रण जो है वहीं तो पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहां है? गुजरात में। हाँ, तो पूछा जाएगा भाई कच्छ का रण कहां है? तो कच्छ का रण अगर पूछा जाए तो बता देना है ये कहां स्थित है? तो गुजरात में ही कच्छ का रण स्थित है। और याद रखिएगा यही कच्छ का रण जहां स्थित है, यहीं पर एक पार्क है जो चारों तरफ से समुद्र है, बीच में पार्क है। तो पूछा जाएगा भारत का एकमात्र सामुद्रिक पार्क कहां है? यही भारत का एकमात्र सामुद्रिक पार्क। वो तैर नहीं रहा है, चारों तरफ पानी, बीच में पार्क बाय, लेकिन तैरे वाला पार्क जो है अगर पूछा जाए वो कैबुल लामजाओ मणिपुर वाला है। वो मणिपुर वाला है। समझ में आया भाई? क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें। ध्यान से सारी बातों को सुनिए और लिखते रहिए और हमारे साथ दोहराते रहिए, दिमाग में बैठा रहेगा। वहां पेपर में होमगार्ड में 4 ऑप्शन, कितना? 4 ऑप्शन रहेगा। चारों में से एक ठू सही रहेगा और 3 बातें गलत रहेगा। तो वही आपके दिमाग में जब बैठा रहेगा, अगर तुक्का भी मार देंगे ना तब भी सही होने की क्या संभावना रहेगी? बात समझ में आया भाई? चलिए, तो कहा यह जाएगा समान वायुदाब, ध्यान से लिखिएगा जो बता रहे लिखिएगा। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रहे बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उसी में उत्तर भी छिपा है। इसको समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समदाब रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं समदाब रेखा। तो आपसे ऐसा भी सवाल घुमा के पूछ लेगा कि समदाब रेखा किसे कहते हैं, तो बताएगा समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समझ में आया भाई? चलिए, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को क्या कहते हैं? तो समवर्षा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या बताइएगा भाई? समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्षा रेखा। जहां जहां समान वर्षा होता उसको समवर्षा रेखा कहा जाता है। समझ गए भाई? ऐसे भी सवाल पेपर में छपेगा और कोई कठिन नहीं रहेगा, उसका उत्तर इसी में छिपा रहेगा। और अगर आप समझ नहीं पाए तो क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपसे पूछा जाए, देखिए जैसे अब ये जो सवाल बनता है ठीक उसी प्रकार है जैसे कह दे कि सांपों का अध्ययन, तो आप कहेंगे दिमाग नहीं लगाना है, कहना सांप माने सर्पेटोलॉजी। क्या हो गया भाई? सर्पेटोलॉजी। इसी को तो कहते हैं भाई सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता। तो ठीक वैसे ही हो गया ना भाई? ठीक वैसे उसी में जुड़ा हुआ, उसी में क्या भाई? उत्तर इसका जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? जैसे और भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं इसका उत्तर उसी में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए ध्यान से कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, जैसे अब बात करें,
हाँ, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन, हाँ, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, फूलों का, हाँ, अध्ययन अगर पूछा जाए, दो बातें आप कहेंगे, दो बातें कैसे हो गए भाई? एक तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है और एक फूलों की कृषि क्या कहलाता है। हाँ, दो बातें। तो ध्यान रहे, अगर पूछा जाए कि फूलों का, अगर फूलों की कृषि को कहा जाएगा तब फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि अगर पूछा जाए, फूलों की कृषि, तो इसको फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है भाई। और अगर पूछा जाए फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी, हाँ, एंथ्रोलॉजी ऐसे करके बताइए, ठीक है भाई, एंथोलॉजी। हाँ, तो दो बातें बताना है, लिख लीजिए। हाँ, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। अरे भाई, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी लिखिएगा। फलों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो वो कहलाता है पोमोलॉजी। हाँ, पोमोलॉजी, हाँ, लिख लीजिए, हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना, लिखिएगा। बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं, लिखिए जल्दी से, एक एक सवाल लिखिए भाई, इधर उधर की बात ना करिए, एक एक सवाल पर ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन ए हमारे शरीर में कहां इकट्ठा होता है? यकृत। विटामिन ए कहां संचित होता है? हाँ, पूछा जाएगा विटामिन ए कहां संचित होता है? हाँ, यकृत, बिल्कुल सही। कहां संचित होता है? तो ध्यान से बताइए, यकृत में। कहां होता भाई? यकृत में संचित होता है। विटामिन ए कहां इकट्ठा होता है? यकृत। यकृत माने लीवर, और लीवर माने जिगर, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा, एक सवाल ऐसे पूछता है कि किस क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ज्यादातर घेघा हो जाता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से। कौन क्षेत्र में काम करने वाले लोग? ऑप्शन दे देगा, नहीं, ऑप्शन दे देगा पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादातर घेघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? घेघा रोग हो जाता है। अरे, समुद्र के किनारे वालों को घेघा कभी होगा क्या? उनको तो आयोडीन मिल ही रहा है, ठीक है भाई। तो जिसको आयोडीन नहीं मिलता, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या हो जाता भाई? घेघा रोग होने की संभावना रहती है। हाँ, घेघा रोग रहने की संभावना रहती है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल, और ऐसे ही पूछा जाएगा। वैसे साधारण नमक का सूत्र याद है? हाँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो याद रहे, साधारण नमक का सूत्र यहां लिख देते हैं। हाँ, साधारण नमक का सूत्र अगर पूछा जाए तो बताना है NaCl। क्या बताना भाई? NaCl माने सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड, तो याद रखना है सोडियम क्लोराइड। यही साधारण नमक का क्या भाई? सूत्र है। क्लियर हो गया? तो थायराइड ग्रंथि कहां? गले के अंदर। कच्छकरण कहां? गुजरात में। जंगली गधा कहां? गुजरात में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। समान वायुदाब वाले जो स्थानों को जोड़ने वाले को समदाब कहते हैं। और समान वर्षा समवर्षा, समवर्षा कहा जाएगा। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? सर्पेटोलॉजी। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहा जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐसे ही आपके होमगार्ड में सवाल आने वाले हैं, ऐसे ही सवाल आया जाएगा। चलिए भाई, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण वाले रोग को क्या कहते हैं? तो याद रहे, मरास्म। क्या? मरास्म। तो पूछा जाएगा जो मरास्म रोग है, ये किसकी कमी से? ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। क्या? मरास्म जो रोग है, ये याद रखिएगा, मरास्म ये जो रोग है, या ये किससे होता है? मरास्म, या कहीं कहीं मरासम भी ऐसे लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किससे संबंधित है? ये प्रोटीन की कमी से होता। किससे? प्रोटीन की कमी से होने वाला, कमी से होने वाला रोग है, होने वाला रोग। और यह रोग, इसमें बच्चे क्या हो जाएंगे भाई? कुपोषित हो जाएंगे। हाँ, कुपोषण में पेट बड़ा हो जाएगा, पैर छोटा हो जाएगा, पतला पैर हो जाएगा, हाथ पैर पतला हो जाएगा, पेट बाहर निकला रहेगा, मुंह ऐसा हो जाएगा, हड्डियां दिखेंगी। यही तो है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, गरीबों में हो जाता है। गरीब व्यक्ति प्रोटीन की भरपाई नहीं कर पाता है। वो क्या? वो बसिया भात खा के जीवन यापन करता। तो इसलिए हमें एक टाइम का भोजन, कैसा? पौष्टिक भोजन।
हाँ, तो भारत के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरा पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता। जीवन यापन चल रहा है ऐसे ही, पोषण युक्त भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, एक टाइम का भोजन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो याद रखना है, इससे कुपोषण की समस्या हो जाती है। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए बताइएगा कि वह कौन सा चाइना का यात्री था जो नालंदा में अध्ययन करने आया था? ह्वेनसांग। तो हाँ, तो पूछा जाएगा कि चीनी यात्री का नाम क्या था जो नालंदा में अध्ययन करने आया था? तो याद रखना जो ह्वेनसांग है, हाँ ह्वेनसांग जो है यही क्या करने आया था भाई? ह्वेनसांग यह अगर पूछा जाएगा तो याद रखना ये नालंदा, ये कहां से आया था? चीन से। कहां से आया था भाई? ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री। हाँ, ये आया था नालंदा में अध्ययन करने आया था ये। हाँ बिल्कुल करेक्ट, नालंदा में अध्ययन करने आया था, अध्ययन करने आया था। ठीक है भाई? तो इसका नाम याद रखिएगा, नाम क्या? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल साधारण नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड, विटामिन ए कहां संचित? यकृत में। कहां होता है? यकृत में। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। समझ में आया भाई क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता। भाग हमारे साथ बार बार बोलते रहिए, हमारे साथ बार बार बोलने से समस्या क्लियर हो जाएगा। चलिए, सोन नदी का उद्गम कहां से है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से। बिल्कुल, सोन नदी का उद्गम अगर पूछा जाए तो बताना सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, कहां से होता है? तो बात करना ये अमरकंटक। कहां से होता भाई? अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक से। याद रखना भाई, सोन नदी। बिल्कुल, तो सोन नदी कहां से? अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक। समझ में आया भाई? लिख लीजिएगा। पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस या कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस का संकल्प कब पारित किया गया, या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? कई सवाल बनेगा, तो बिल्कुल करेक्ट। अगर पूछा जाए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया तो बिल्कुल करेक्ट, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष का नाम याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है। बात समझ में आया भी? क्या नाम याद रखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 में। बात क्लियर हुआ? चलिए, एक पेंटर का नाम है राजा रवि वर्मा, बताए थे। राजा रवि वर्मा का जन्म कहां हुआ था? तो यही बिहार नहीं, केरल में। केरल में। तो पूछा जाएगा हाँ कि हाँ याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध पेंटर। हाँ, प्रसिद्ध पेंटिंग करते हैं भाई, प्रसिद्ध पेंटिंग या प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे भाई? तो राजा रवि वर्मा अगर पूछा जाए, इनका संबंध केरल से का संबंध अगर पूछा जाए तो बताना कहां भाई? केरल में बताना है। केरल में। हाँ याद रखें, तरवड़कोर। तरवड़कोर कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। तरवड़कोर कहां पड़ता है? केरल में। तो इनका जन्म कहां हुआ था? केरल में। केरल में। हाँ केरल में। राजा रवि वर्मा केरल में। कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पेंटिंग कहां का भाई? तो कांगड़ा पेंटिंग पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का है। हाँ कहां का भाई? कांगड़ा हाँ हिमाचल प्रदेश का भाई, हिमाचल प्रदेश का है। तो याद रखना कांगड़ा पेंटिंग कहां का भाई? हिमाचल प्रदेश का है। समझ गए भाई? चलिए, जब देश आजाद हुआ, ध्यान से हल्ला नहीं, जब देश आजाद हुआ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो हाँ, जब देश की आजादी की समय, देश की बिल्कुल आजादी के समय, देश की आजादी के समय अगर पूछा जाए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो क्या बताइएगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। हाँ, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा जाए क्लीमेंट एटली। क्या नाम है भाई? क्लीमेंट एटली। हाँ, लेबर पार्टी से। कौने पार्टी से? लेबर पार्टी से। कौने पार्टी? लेबर पार्टी से। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए,
तो माउंट बेटन योजना पूछा जाएगा कब आया? 3 जून 1947। क्या 3 जून 1947? हाँ लिखिए, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में, हाँ बिल्कुल करेक्ट बता दिया भाई। माउंट बेटन योजना अगर पूछा जाए तो बताना है क्या? 3 जून 1947 बताइएगा। समझ गए भाई? 3 जून 1947 बताइएगा। बात समझ में आया भाई? यही तो है 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना। एक एक सवाल जो बोला उसको रट लीजिए, सवाल ना फंसेगा तो बताइएगा भाई। क्लियर हो गया भाई? तो 3 जून 1947 को पूछा जाएगा माउंट बेटन योजना, 3 जून 1947 को। कब का भाई? 3 जून 1947 को बताइएगा। क्लियर हो गया? समझ गए भाई? चलिए, तो पूर्ण स्वराज दिवस पूछा जाए 26 जनवरी 1930। अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल करेक्ट, नेहरू जी थे। वाह भाई वाह। सोन नदी कहां से? अमरकंटक से निकलता। कहां से? अमरकंटक से निकलता भाई। ह्वेनसांग कहां से? चाइना से आया था। कहां पढ़ने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा बिहार में। नालंदा कहां? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं से पढ़ने आया था। इसके यात्रा वृत्तांत को कहते हैं सीयूकी। हाँ, इसका अगर पूछा जाए कि इसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? सीयूकी। यात्रा वृत्तांत कहलाता है सीयूकी। सीयूकी के नाम से जाना जाता है। सीयूकी, तो याद रखिएगा, सीयूकी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई? तो जो बताया ध्यान से सुनिए, रट लीजिए, सवाल फंसेगा। ठीक है भाई? सीयूकी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, आपको ये बताना है कि बताइएगा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा को विश्व में क्यूबा, भारत में यूपी। ठीक है भाई? तो अगर पूछा जाए वर्ल्ड शुगर बाउल, हाँ वर्ड ऑफ शुगर बाउल, वर्ड ऑफ शुगर बाउल किसे कहा जाता है? तो हाँ बिल्कुल करेक्ट, वर्ड ऑफ शुगर बाउल या विश्व में चीनी का कटोरा। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसको? क्यूबा को कहा जाता है। पूरे दुनिया में चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत में यूपी। भारत में यूपी भाई। समझ में आया? चलिए, तो बर्मा, ध्यान सुनिएगा, बर्मा भारत से अलग कब हुआ? हाँ, तो बर्मा भारत से अलग कब हुआ भाई? तो बर्मा भारत से अलग 1935 में, और नहीं, हाँ 35 के अंदर 37। वाह भाई वाह। तो बर्मा भारत से अलग अगर पूछा जाए तो भारत से अलग कब हुआ? तो बताना है, यह हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, अलग भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ और 37 में हो गया था। कब हो गया था भाई? 37 में हो गया था, लेकिन 35 के अंतर्गत हुआ था। 35 के अंतर्गत हुआ था, 37 में। समझ गए भाई? क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो ये देखिए भाई, मरास्म जो रोग है या प्रोटीन की कमी से होता है। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में, हाँ, देश की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, राजा रवि वर्मा केरल के रहने वाले थे। कहां के? केरल। कांगड़ा पेंटिंग कहां का भाई? हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पेंटिंग कहां का? हिमाचल प्रदेश का। ध्यान से सुनिएगा, जब देश आजाद हुआ तो भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। तो देश की आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में समझौता कब हुआ था? पहला समझौता भारत नेपाल के बीच में 1950। भारत तथा नेपाल के बीच अगर पूछा जाए, पहला समझौता अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ? तो 1950 में। और ये कहा गया रोटी बेटी का संबंध है, नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है। मतलब नेपाल का कोई व्यक्ति इंडिया में रहे, इंडिया का कोई व्यक्ति नेपाल में रहे, भारत वाले नेपाल में शादी करें, नेपाल की लड़की का विवाह इंडिया में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि कौन सा यहां समझौता था? 1950 वाला था।
तो आजादी के बाद यह समझौता काठमांडू में हुआ था। कहां हुआ था भाई? काठमांडू में हुआ था। 1950 में पहला भारत और नेपाल के बीच में शांति समझौता कहां हुआ? नेपाल में। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, कोई रोक टोक नहीं, आना जाना कुछ नहीं भाई, सब फ्री, आराम से आइए जाइए, विवाह शादी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 1950 का क्या है? ये शांति समझौता है। ठीक है भाई, चलिए। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? बिल्कुल करेक्ट, पंचतंत्र के लेखक अगर पूछा जाए तो बताना है विष्णु शर्मा। हाँ, तो याद रखिएगा पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। क्या पंचतंत्र लिखा गया? ये सब कहानियों का संग्रह, क्या भाई? कहानियों का जाल है ये। पंचतंत्र कहानियों का जाल है। बात समझ में आ गई भाई? और इसका क्या फारसी में अनुवाद हुआ है? अनमर सुहेली के नाम से। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनमर सुहेली। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अगर पूछा जाए तो बताइएगा अनवर ए सुहेली। क्या बताना भाई? अनवर ए सुहेली के नाम से हुआ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, अनवर ए सुहेली के नाम से हुआ। लिखते हुए आगे बढ़ना भाई, चलिए। क्लियर हो रहा है भाई? चलिए। तो कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाँ, तो कालिदास सम्मान अगर पूछा जाए, ये साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान ये किस सरकार के द्वारा? तो बताना, एमपी सरकार। तो एमपी माने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता कालिदास सम्मान दिया जाता। ह्वेनसांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। हाँ, इसके यात्रा वृत्तांत सीयूकी। हाँ, और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा। क्यूबा, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा। किसे कहा जाता? क्यूबा को कहा जाता है। समझ गए भाई? चलिए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अन्य नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। हाँ, तो याद रखना है अगर पूछा जाए गंगा ब्रह्मपुत्र, हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाम से जाना जाता है तो क्या बताइएगा भाई? ये जाना जाता सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। हाँ, सुंदरवन डेल्टा, यही तो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल कहां? पश्चिम बंगाल बताइएगा। समझ गए भाई? तो एक देश का नाम है फिजी। फिजी देश की राजधानी क्या है? सुवा। हाँ, तो फिजी देश की राजधानी पूछा जाए, हाँ, फिजी देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो बताना सुवा। हाँ, सुवा। तो फिजी देश की राजधानी लिखिएगा सुवा। हाँ, यही तो है फिजी देश की राजधानी। लिखते हुए चलिए, एक भी छोड़िएगा नहीं। चलिए। हाँ, आप बताइएगा एक किताब का नाम मृच्छकटिकम, शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा, तो लिखिएगा मृच्छकटिकम अगर पूछा जाए तो मृच्छकटिकम की रचना किसने किया? तो याद रखना है इसको लिखा शूद्रक ने। किसने लिखा भाई? शूद्रक ने लिखा। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या? मिट्टी की गाड़ी होता है। क्या होता भाई? मिट्टी की गाड़ी होता है। तो इसका अर्थ होता है, अगर अर्थ पूछा जाए तो मिट्टी की गाड़ी होता भाई, मिट्टी की गाड़ी होता है। ऐसा सवाल आएगा, चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा भाई होमगार्ड के पेपर में। तो याद रखिएगा, सवाल याद रखिएगा, एक भी सवाल इस बार छोड़ना नहीं है। टारगेट हम लोगों का होमगार्ड में 90 सवाल का भाई। सिद्धार्थ नगर में 419 सीट में 90 का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं भाई। सुपर फास्ट क्लासेस, सुपर फास्ट तरीके से। बात समझ में आया? चलिए, तो आप हमें बताइएगा, क्या बताना है? मिस्र की राजधानी बताइएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। हाँ, मिस्र की राजधानी क्या भाई? काहिरा है। तो याद रखना है, छोटे छोटे सवाल से मोटे मोटे सवाल की तरफ चल रहे हैं भाई। तो मिस्र की राजधानी क्या है अगर पूछा जाए तो बताना है काहिरा। क्या बताइए भाई? मिस्र की राजधानी क्या है? अरे काहिरा ही तो है भाई। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या का नैरोबी है। हाँ, केन्या की राजधानी क्या है? तो अगर पूछा जाए
तो नैरोबी बताइएगा। क्या बताना भाई? नैरोबी बताइएगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? वाह भाई वाह, अगर पूछ लिया दक्षिणी सूडान, अगर पूछ लिया तो क्या है भाई? दक्षिणी सूडान। यही तो है, एक नया बन गया था क्या? यही तो 193वां देश यही तो है यूनाइटेड नेशन में, दक्षिणी सूडान, यही ना भाई? हाँ, इसकी राजधानी क्या था भाई? जुबा। हाँ, तो याद रखना है। हाँ, जुबा, तो याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, केन्या नैरोबी, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या हो जाएगा भाई? जुबा हो जाएगा। एक उपन्यास का नाम है द गाइड, किसने लिखा है? द गाइड उपन्यास, आर के नारायण। द गाइड उपन्यास के लेखक, उपन्यास के लेखक अगर पूछा जाए, हाँ बिल्कुल करेक्ट, के लेखक अगर पूछा जाए तो बताना आर के नारायण। क्या बताइएगा? आर के नारायण। क्या बताइएगा? आर के नारायण बताना है भाई। आर के नारायण बता के चलिएगा। अगर पूछा जाए द गाइड उपन्यास किसने लिखा, तो उपन्यास के लेखक जो है आर के नारायण हो जाएंगे। आर के नारायण हो जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? गेहूं होता है कि धान होता है कि मटर होता है? याद रहे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर धान होता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फसल? हाँ, भारत में सर्वाधिक फसल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फसल होता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हाँ कौन सा फसल बोया जाता है? कौन सा फसल बोया जाता है? क्या बताइएगा भाई? सबसे ज्यादा धान बोया जाता है। वैसे तीन बातें सुनिएगा। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान चंदौली, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चंदौली, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, और उत्तर में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है भाई। लेकिन क्षेत्रफल में पूछेगा धान बताइएगा। क्या बताइएगा भाई? क्षेत्रफल में पूछेगा क्या बताइएगा? धान बता के चलना। क्या बताना भाई? धान बता के चलना है। तो याद रहे कि अगर जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, आने वाला जो होमगार्ड का पेपर है भाई 25, 26, 27 अप्रैल, वहां पर इतिहास बनाने का काम इस बार हाँ यहां से सुपर फास्ट क्लासेस के द्वारा भाई इतिहास बनाने का काम इस बार किया जाएगा भाई। तो याद रहे 419 सीटों में सबसे ज्यादा आप देखिएगा टॉपर आपको यहीं से दिखाई देंगे भाई। चलिए, तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन। साइना नेहवाल, साइना, हाँ याद रखना है, साइना नेहवाल अगर पूछा जाए तो बताना है बैडमिंटन। किससे संबंधित भाई? बैडमिंटन से संबंधित है। हाँ, बैडमिंटन से संबंधित है। तो याद रहे बैडमिंटन बता के चलना है। बात क्लियर हो गया। पूछा जाएगा कीनन स्टेडियम कहां? कीनन, जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। हाँ, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है भाई, झारखंड। हाँ, तो कीनन स्टेडियम पूछा जाए तो बताइएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में। कहां बताइएगा भाई? झारखंड बता के चलिएगा। जमशेदपुर झारखंड में कीनन स्टेडियम है। कहां भाई? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर झारखंड में। वैसे सबसे बड़ा स्टेडियम आपको पता वही मोटेरा वाला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में है। अहमदाबाद समझ में आया भाई? चलिए, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था भाई? जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए जीवी मावलांकर। क्या नाम है भाई? जीवी मावलांकर का नाम याद रखिएगा। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और केन्या की राजधानी नैरोबी। दक्षिण सूडान जुबा। कीनन स्टेडियम कहां? झारखंड में। द गाइड किसने लिखा? आर के नारायण ने। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन फसल होता है? धान होता है। और याद रहे ये धान कौन सा फसल? रबी की खरीफ? खरीफ की फसल है। धान खरीफ है। गेहूं क्या है? अगर गेहूं पूछे रबी, रब सबसे ज्यादा गेहूं देता है तो गेहूं रबी। साइना नेहवाल किससे? बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा टेनिस से। वाह भाई वाह।
तो सानिया मिर्जा किससे? टेनिस से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बीजेपी की स्थापना लिख लीजिएगा 1980 में हो गया भाई। कब हो गया? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुआ। क्या बहुजन समाज पार्टी के जानते हैं? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना लिख लीजिएगा 1984 में हुआ। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ है। क्या आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885? कांग्रेस कब बना भाई? कांग्रेस बना कब? कांग्रेस की स्थापना, वाह भाई वाह, तो 1885 कब हुआ भाई? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में कांग्रेस बना। और याद रहे अगर पूछा जाए नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी लिख लीजिएगा 2013 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीपुल पार्टी अगर पूछा जाए, पीपुल्स पार्टी अगर पूछा जाए तो 2013 में। कब बना भाई? 2013 में। आप क्यों बता रहे पार्टी के बारे में गुरुजी? क्योंकि यही तो राष्ट्रीय पार्टी है। कितने? 5 हैं। एक आम आदमी पार्टी याद रखिएगा 2012 में। हाँ, आम आदमी पार्टी कब बना भाई? तो आम आदमी पार्टी अगर पूछा जाए तो बताना आम आदमी पार्टी 2012 में आया था। कब आया भाई? 2012 में आम आदमी पार्टी बना था। क्लियर हो? कम्युनिस्ट 1964 में खत्म टाटा। मतलब क्या हो गया भाई? उसको तो निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के से हटा ही दिया। 2023 में खत्म हो गया। अब केवल कितने हैं? केवल 5 राष्ट्रीय पार्टी है। 1 2 3 4 5। इसके अलावा जो 6वां पार्टी था, पहले 6 थे, उसको खत्म कर दिया गया भाई। तो याद रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था 1964। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कब बना था भाई? 1964 में। लेकिन इसका दर्जा खत्म हो गया। अब केवल भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? भारत में केवल 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसका दर्जा समाप्त हो गया। इसका दर्जा समाप्त, ये राष्ट्रीय पार्टी से खत्म भाई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या हो गया भाई? इसका समाप्त हो गया। तो 2023 में इसका जो है दर्जा समाप्त कर दिया गया। याद रहे 5 पार्टियां हैं वर्तमान में। सवाल यहां से आएगा, गलती से भी गलत नहीं करना भाई, ठीक है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ है। बसपा, बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना है। नेशनल, ये नेशन नहीं है भाई, नेशनल या नेशन है क्या? नेशन ही है, नेशन पीपुल पार्टी। नेशनल होना चाहिए क्या? यहाँ नेशनल पीपुल पार्टी होना चाहिए। तो नेशनल पीपुल पार्टी ये 2013। तो यही 5 पार्टी है बस। अब ये सवाल याद रहे आपसे, दोनों में से ये सवाल कई बार पेपर में आया। देखिए ये सवाल तो पूछा जाता है, इस बार ये भी सवाल फंस गया पेपर में। तो ऐसे ही सवाल अब पेपर में पूछा जाएगा। तो याद रहे गलत नहीं करना है। और वैसे आरएसएस की स्थापना 1925। याद रखना आरएसएस कब बना भाई? बिल्कुल करेक्ट खिरगवार जी। तो याद रखिएगा आरएसएस की स्थापना कब हुआ भाई? तो 1925 में हुआ है। तो 1925 में आरएसएस की स्थापना। मुख्यालय कहाँ? नागपुर में। मुख्यालय नागपुर में है भाई। कहाँ है? नागपुर के अंदर मुख्यालय है। याद रखिएगा नागपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए तो अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें। तो बताइएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीट कितना? विधानसभा में अधिकतम सीट 500 होता है। अधिकतम सीटों की संख्या 500। सीटों की अगर पूछा जाए संख्या कितना होता है तो विधानसभा में अधिकतम 500 सीट होता है। न्यूनतम कितना है? 60 सीट। तो अगर विधानसभा में न्यूनतम सीट पूछे तो कितना होना चाहिए? 60 सीट होना चाहिए। याद रहे गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। बात समझ में आया? इतनी बातें, चलिए इतनी बातें समझ में आया। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना सीट है? 33%। 33% सीटें हैं। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं।
तो याद रहे कि पंचायती राज में, हाँ पंचायती राज में महिलाओं के लिए हाँ याद रखना है कितना सीट आरक्षित है, तो कितना, बिल्कुल करेक्ट, कितना सीट आरक्षित है, तो बताना है कितना, 33% सीटें महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है, या 1/3 या 1/3 सीट आरक्षित है। समझ में आया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, तो आरएसएस की स्थापना लिख लीजिए, लिख लिया भाई सब। तो कांग्रेस बना 1885 में, बीजेपी की स्थापना 1980 में, बसपा 1984 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, आम आदमी पार्टी 2012 में, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में इसका दर्जा समाप्त हो गया, दर्जा हो गया समाप्त। और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ है, और मुख्यालय कहां भाई, नागपुर के अंदर। कहां भाई, नागपुर के अंदर है। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा। चलिए, तो पूछा जाएगा कि परकंद का उदाहरण बताइए। खोज लियो अदरक का, खोज एक बार अदरक खोज लियो, चाय पियत भुलायो ना अदरक। तो अदरक हल्दी ये सब क्या परकंद है क्या भाई, तो परकंद लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं। अदरक हल्दी लिखिएगा, अदरक हल्दी सब क्या भाई। तो अगर पूछा जाए परकंद का उदाहरण पूछा जाए, परकंद का उदाहरण अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, हाँ अदरक और हल्दी क्या है भाई, तो अदरक हल्दी बता। अच्छा, आलू क्या है, आलू तना भाई, आलू तना है, आलू, हाँ तो याद रहे, हाँ आलू क्या है, तना है, आलू क्या भाई, हाँ आलू तना, मूली तना, वाह भाई वाह, लिखो जल्दी, सवाल फंसे है, फंसावे का सवाल। चलिए, बात क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक सवाल पर चर्चा करने वाले भाई, इसको लिख लीजिएगा, क्लियर हो गया। अब बताइएगा कि पीतल किसका किसका मिश्रण है, तांबा जस्ता, पीतल किसका मिश्रण अगर पूछा जाए, पीतल किसका मिश्रण अगर पूछा जाए तो बताना है, हाँ पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा प्लस जस्ता का, तांबा प्लस जस्ता दोनों को मिलाएंगे बनेगा क्या, पीतल बन जाएगा। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है, तांबा। याद रहे, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया भाई, बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं भाई। मानव ने सबसे पहले तांबा, मानव ने सर्वप्रथम, हाँ सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का क्या किया भाई, प्रयोग किया। समझ में आया, प्रयोग किया। देखिए, सबसे पहले लोहा नहीं आया, लोहा 800 बीसी में, लोहा 800 बीसी में, कब 800 बीसी में आया। बात क्लियर हो गया। चलिए, तो याद रहे, पूछा जाएगा कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड अगर पूछा जाए तो आयरन लोहे का, अगर पूछा जाए कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो याद रखना है कि ये जो है आयरन का, किसका हो जाएगा भाई, आयरन का अयस्क है। किसका, आयरन, लोहे की बात कर रहे हैं। पिच ब्लेंड जो है ये लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क भाई, लोहे का अयस्क। बस रट लीजिए, सवाल एक एक फंसेगा भाई। तो पूछा जाएगा पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय कब बना, 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन पूछा जाएगा 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन अगर पूछा जाए तो बताइएगा, ये 2004 में हुआ। कब हुआ भाई, 2004 में। 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ, 2004 में। कब हुआ भाई, 2004 में हुआ। समझ में आए कब हुआ, 2004 में हुआ। लेकिन याद रहे, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में। वाह भाई वाह। चलिए, तो विधानसभा में कितना सीट, अधिकतम 500, न्यूनतम कितना सीट, 60 सीट। और पंचायती राज माने प्रधानिक चुनाव में महिलाओं के लिए कितना सीट बाय, 33% या 1/3 सीट महिलाओं के लिए है। और पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में। तो याद रहे, पंचायती राज का शुभारंभ अगर पूछा जाए,
पंचायती राज का अगर पूछा जाए शुभारंभ तो बताना है 2 अक्टूबर 1962। ये राजस्थान के नागौर जिले, क्या राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। समझ गए भाई। चलिए, पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए तो पंचायती राज दिवस, वाह भाई वाह, 24 अप्रैल बताइए। कितना? 24 अप्रैल बताना भाई, 24 अप्रैल। तो याद रखना है सभी तैयारियां हमारी 25 अप्रैल वाला भाई। 25, 26, 27 अप्रैल को क्या करना है, होमगार्ड वाला जो पेपर भाई टॉप कर देना है। चलिए, तो सलीम अली पंछी विहार कहां है? गोवा में। सलीम अली पंछी विहार गोवा में, लिखो जल्दी से। सलीम अली पंछी विहार गोवा। सलीम अली पंछी विहार कहां है? गोवा में। याद रखना है भाई, गोवा। हाँ, सलीम अली पंछी विहार कहां? गोवा में है, गोवा में। समझ में आया भी कहां है? गोवा के अंदर स्थित है। उदंती पंछी विहार पूछा जाए रायपुर में। उदंती पंछी विहार रायपुर छत्तीसगढ़। उदंती पंछी विहार रायपुर छत्तीसगढ़। कहां स्थित है भाई? रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। उदंती अगर पूछा जाए तो रायपुर छत्तीसगढ़ बताइएगा। बस जो बताया लिखिए, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। होमगार्ड के लिए बस केवल यही नोट करिए और 4 बार पढ़िए भाई, और होमगार्ड बनिए, कोई समस्या नहीं भाई। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया भाई। किसका? तांबा का प्रयोग किया। मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। क्या? कुत्ता था भाई। तो आलू तना है। आलू क्या है? तना है। परकंद जो है, याद, अदरक हल्दी क्या है? परकंद है। अदरक हल्दी क्या भाई? परकंद है। और पीतल किसका मिश्रण है? तो पिताजी का मिश्रण भाई। किसका? पिताजी हो गया भाई, पिताजी। आप कहेंगे पिताजी तो बताना है तांबा जो है और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा। हाँ, तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो पिताजी का नाम याद करना भाई। जैसे पीतल पूछे तुरंत पिताजी, क्या बताना है? पिताजी बता देना है। समझ में आया भाई? तो पीतल किसका मिश्रण? तांबा और जस्ते का मिश्रण है। सलीम अली पूछा पंछी विहार गोवा कहां बताना भाई? गोवा मांडवी नदी किनारे है। गोवा किस नदी किनारे है? मांडवी नदी किनारे है। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कब बने? कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे नेहरू जी? तो पहले अध्यक्ष बने थे। याद रहे, नेहरू को मौका कब मिला था? नेहरू जी को मौका कब मिला भाई? तो नेहरू जी को मौका मिला 1929 में। नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो नेहरू, हाँ, पंडित नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो बताना है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो वही तो है भाई, हाँ, 1929 वाला ना भाई, 1929 वाला है। तो याद रखना है, बताना है कांग्रेस को 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, हाँ, लाहौर अधिवेशन में ही तो बने थे भाई। कहां बने? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही बने थे 1929, जो कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। रट लीजिए, सवाल फंसेगा भाई, सवाल फंस जाएगा। और दो बातें और बता दे क्या? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है भाई? हाँ, सरोजिनी नायडू। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, हो गया भाई, लिख लिए हैं। तो पहला, भारत का पहली बोलती फिल्म का नाम पता है? आलम आरा। तो मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और बोलती फिल्म क्या है? तो आलम आरा। तो पहली बोलती फिल्म अगर पूछा जाए, बिल्कुल करेक्ट, पहली बोलती फिल्म ये हो जाएगा आलम आरा। हाँ, ये हो जाएगा भाई आलम आरा। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। और पहली मूक फिल्म अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा भाई? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राजा मूक माने आवाजिए ना ही रहा, अबजिए ना ही रहा भाई वो हमा। हाँ, तब पर्दक पीछे एक्टिंग करके पड़ता रहा, तो वह बात खाली मंच पर केवल एक्टिंग होता था, आवाज पर्दे पीछे से आती थी। तो याद रखिएगा, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, और बोलने वाली फिल्म क्या है? आलम आरा है। समझ में आया भाई? चलिए, तो किस
किस महापुरुष के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? बताइए। हाँ, विजय घाट। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर से लिखवाए हैं, कॉपी चेक करिएगा भाई। हाँ, लिखवाए भाई, समझ में आया? तो पिच ब्लेंड पूछा जाए, आयरन कैश का है। पंचायती राज मंत्रालय कब बना? 2004 में बना। कब बना? 2004 में बना। और पीतल किसका मिश्रण? तांबा जस्ता का। तांबा जस्ता को मिलाएंगे तो बनेगा पीतल। क्या बनेगा भाई? पीतल बन जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो विजय घाट पूछा जाए किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया क्या भाई? तो चलिए, तो तलचर कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? उड़ीसा में। तलचर पूछा जाए कि तलचर कोयला क्षेत्र कहां है? उड़ीसा बताइएगा। तलचर कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई? उड़ीसा। तलचर कोयला क्षेत्र कहां है? तो बताना है कि ये उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है भाई? तो उड़ीसा के अंदर है। तलचर पूछा जाए कहां है तो बताइएगा उड़ीसा के अंदर स्थित। कहां स्थित है भाई? उड़ीसा के अंदर स्थित है तलचर। अगर पूछा जाए कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में है। कहां भाई? उड़ीसा के अंदर है। समझ में आया भाई? तलचर कहां है? उड़ीसा के अंदर स्थित है तलचर। ये कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। समझ में आया? चलिए, आप बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने में सफलता कौन प्राप्त किया? माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा भाई? तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे, क्या नाम है? विश्व में सबसे पहले। हाँ, हमने पूछा पहले कौन चढ़ा, तो डायरेक्ट पूछ लिया भाई कि एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त किया? तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे। हाँ, तो याद रखना है कि जब महिला पुरुष की बात करेंगे तब बछेंद्री पाल बताइएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त किया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में, चढ़ने में पहली सफलता किसे मिली? पहली सफलता किसे मिली? सफलता किसे मिला? तो याद रखना भाई, सफलता किसे मिला? तो याद रखना है ये मिला किसको? तो तेनजिंग नोरगे। नोरगे का नाम बताना है। तेनजिंग नोरगे, यही तो थे भाई। तेनजिंग नोरगे का नाम बताएगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या भाई? वैज्ञानिक नाम बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। क्या नाम है भाई? लिखिए जल्दी से, लिखिए। निलंबो। क्या? निलंबो लिखिए। निलंबो न्यूसीपेरा लिखिएगा। निलंबो न्यूसीपेरा लिखिए। निलंबो न्यूसीपेरा लिखिएगा। निलंबो न्यूसीपेरा। निलंबो न्यूसीपेरा। अब आप देखिए, आपने सवाल पढ़ा भाई, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बच्चा को याद है, लेकिन अगर वैज्ञानिक नाम पूछे भाई तो यही क्या है? ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। कमल का क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है भाई। तो याद रहे, सवाल अगर घुमा देगा तो लगभग 99% चक्कर खा जाएंगे अगर सवाल घुमाया तो। निलंबो न्यूसीपेरा ये कमल का वैज्ञानिक नाम है, कमल के फूल का वैज्ञानिक नाम है। नोट करिएगा, महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं भाई। क्लियर हो गया? तो नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे? नेहरू जी कब तक प्रधानमंत्री रहे? अरे नेहरू जी 1964 तक। नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो नेहरू जी 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है भाई। हाँ, तो नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे अगर पूछा जाए? नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे? कब तक नेहरू जी कब तक प्रधानमंत्री रहे भाई? हाँ, नेहरू जी कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो 1964 तक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लीजिएगा। हो गया भाई। हाँ, तो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। हाँ भाई, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। 1964। बात क्लियर हुआ? क्या आपने पुलेला गोपीचंद का नाम सुना है? पुलेला गोपीचंद का नाम सुने कि नहीं सुने? अरे नहीं सुने तो सुना देते हैं। बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से? पुलेला गोपीचंद का संबंध अगर पूछा जाएगा तो ध्यान से बताइएगा। ये बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन से संबंधित हैं। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो नोट करिए,
कालीकट का नया नाम क्या है? ये पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन संबंधित है। एक क्रिकेट ना बताइएगा, एक क्रिकेट ना बता दीजिएगा भाई। चलिए, तो कालीकट का नया नाम क्या भाई? तो कालीकट बंदरगाह का नया नाम, हाँ, कालीकट का नया नाम अगर पूछा जाए तो बताना है क्या है नया नाम कालीकट का? कोझीकोड, कोझीकोड नाम है भाई। क्या नाम है? कोझीकोड, याद रखिएगा। कालीकट का नाम क्या है? कोझीकोड, यही तो है, याद रखना है। अरे यही तो आया था वास्को डिगामा, यही तो आया था। हाँ, मसालाल के लिए यही तो आया था भाई वास्को डिगामा 1498 में। कब आया? जमोरियन ने स्वागत किया। चलिए, तो बताइएगा चीन की संसद का क्या नाम है? हाँ, चीन की संसद का नाम बताइए। हाँ, नहीं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। हाँ, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस, लिख लीजिएगा। चीन की संसद का नाम, चीन की संसद का नाम अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। हाँ, चीन के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। रूस की संसद का नाम, रूस की संसद का नाम बताइएगा। हाँ, ड्यूमा। क्या भाई? ड्यूमा बताना है। जापान की संसद का नाम डाइट बताना है। वाह भाई वाह। हाँ, जापान की संसद का नाम, तो जापान की संसद का नाम क्या भाई? डाइट बताना है, डाइट बताना है। क्या बताना है? हाँ, क्या भाई? कोझीकोड, याद रखना। कालीकट का नया नाम है, कालीकट का नया नाम कोझीकोड। ठीक है भाई। तो जापान की संसद का नाम बता दिया। नेपाल की संसद का नाम, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है भाई? राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत नाम है। क्या नाम है भाई? राष्ट्रीय। लिखिए, सब नोट करिए भाई, एक एक सवाल रट लीजिएगा। हाँ, तो कालीकट का नाम बताया कोझीकोड। हाँ, केरल बता दिया भाई, केरल बता दिया। यहां लिखिएगा, ये 4 बातें बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। चीन की संसद का नाम बताया कांग्रेस, क्या? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। रूस की संसद का नाम ड्यूमा, जापान की संसद का नाम डाइट, हाँ, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। क्या भाई? राष्ट्रीय पंचायत। नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई, एक एक पॉइंट। तो इससे बेहतर क्लास आपको जो है होमगार्ड के लिए तो कहीं मिलेगा नहीं भाई। ये कहीं होमगार्ड के लिए इससे बेहतर क्लास मिलेगा तो आप बताइएगा भाई, इससे बेहतर क्लास नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई। सिद्धार्थ नगर में तो नहीं है मिलने वाला। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई, यही बात 100% सही है, यही बात करेक्ट है कि ये आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को लिखिएगा और कोई सवाल देखिएगा छूटने नहीं पाएगा इस बार। हो गया भाई, नोट कर लिया सब? चलिए, तो नोट करते हुए चलिएगा। सवाल हमने कहा तलचर कोयला क्षेत्र कहां? उड़ीसा। तलचर कहां भाई? उड़ीसा में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में किसने सफलता प्राप्त किया? तेनजिंग नोरगे। और पहली महिला का नाम अगर पूछेंगे तो बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला क्या? संतोष यादव। ठीक है भाई। चलिए, निलंबो नूसीफेरा ये कमल का क्या भाई? वैज्ञानिक नाम है। क्या भाई? कमल का वैज्ञानिक नाम है। समझ में आया? तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा और पहली मूक फिल्म राजा हरिचंद है। ये पुलेला गोपीचंद, ये बैडमिंटन से संबंधित। किससे भाई? तो बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बात समझ में आया? बैडमिंटन से संबंधित है। हो गया, वैसा लिख लिए हैं। तो चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, जापान की संसद डाइट है और नेपाल की संसद का नाम क्या भाई? तो राष्ट्रीय पंचायत है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा, हाँ बोलते हुए लिखिएगा, आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। बार बार बोल के ही लिखा जाता है, इससे आपके सारे सवाल क्या क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको यह बताना है, बताइएगा कि महत्वपूर्ण सवाल पर ही चर्चा करेंगे। आपको बताना है कि किताब का नाम है, क्या नाम है भाई? मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या नाम है? हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक अगर पूछा जाए, हाँ मिडनाइट चिल्ड्रेन
अगर, हाँ बिल्कुल करेक्ट, हाँ पुस्तक अगर पूछा जाए, सर्टेन वर्सेस पूछा जाए किसने लिखा है, तो सर्टेन वर्सेस भी पूछा जाए, हाँ ये पुस्तक किसने लिखा, तो दोनों पुस्तक अगर पूछा जाए तो ध्यान से बताइएगा, सलमान रुश्दी बताइएगा। किसने लिखा भाई, तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। इन दोनों किताब को किसने लिखा, सलमान रुश्दी ने लिखा। लिख लीजिए भाई, दोनों किताब लिखिएगा। सर्टेन वर्सेस पुस्तक हो तब भी सलमान रुश्दी बताइएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन हो तब भी क्या बताइएगा भाई, तब भी सलमान रुश्दी बताइएगा। बात समझ में आया भाई, क्लियर हो गया, हाँ समझ में आया। दोनों एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, सब लिखते हुए चलिएगा। और मोटा एक मोटा कापी बनाइए होमगार्ड के लिए, और उसी में क्या करना भाई, उसी में जो है सारी महत्वपूर्ण मुद्दे को लिखते हुए चलिएगा। 3-4 बार रिपीट करिएगा और आपकी समस्या क्या खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद भी आपको 4 बार घर पे भी पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए। तो अंत्योदय योजना ये कब शुरू हुआ, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ, तो याद रहे अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अगर पूछा जाए, अन्न योजना की शुरुआत पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ था सन 2000 में। कब हुआ, सन 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 में हुआ था। सबसे पहले इसको अपनाया था राजस्थान में। कहां लागू हुआ भाई, सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना लागू हुआ कहां, तो राजस्थान में। सबसे पहले कहां लागू हुआ, तो सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। कहां लागू हुआ भाई, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। कहां लागू हुआ, राजस्थान में। लिख लीजिए, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरू हुआ। सबसे पहले कहां लागू हुआ, तो राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। बात क्लियर हो रहा भाई, समझ में आया, इतनी बातें लिख लीजिएगा। अंत्योदय अन्न योजना हाँ कहां लागू हुआ भाई, तो सबसे पहले कहां पर, राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहली बार कहां लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ था। बात क्लियर हो रहा है, इतनी बातें समझ में आया भाई। और पंचायती राज भी सबसे पहले कहां, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। बताएं नहीं बताएं, बता दिया ना भाई। तो हाँ उसको भी याद रखिएगा। जो आपको लग रहा है कि ये सवाल हाँ लिख नहीं पा रहे हैं आप, तो इसके बाद हम जो है आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध कराएंगे। अगर आपके कोई भी सवाल छूट रहा है, लिखने का प्रयास करिए, एक भी छोड़िए नहीं। छूट भी जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी, हम पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद उसको देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, अभी जो वीडियो यहां हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अभी यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही जो है कुछ ही समय में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब चर्चा शुरू करेंगे, तो वह हम लोग यूट्यूब पर उसको अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे 100 एपिसोड को जो है जब हम लोग उसको शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। चलिए, तो पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाएगा, ध्यान सुनिएगा। हार्नबिल महोत्सव, बिल्कुल करेक्ट, हाँ तो हार्नबिल महोत्सव पूछा जाएगा। हाँ, तो हार्नबिल महोत्सव अगर पूछा जाए, ये कहां मनाया जाता भाई, तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता भाई, नागालैंड में मनाया जाता है। अरे तो टेस्ट पेपर में था का, अरे भाई टेस्ट पेपर में भी तो सवाल दे दिया था भाई, तो याद रहे महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिख लीजिएगा, एपिग्राफी। हाँ, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। तो याद रखना है, शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो क्या कहलाता भाई, शिलालेखों का अध्ययन जो है इसको कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एपिग्राफी कहा जाता है। हाँ, एपिग्राफी कहा जाता, शिलालेखों का अध्ययन क्या, एपिग्राफी के नाम से जाना जाता। महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। शिलालेखों का अध्ययन, बात समझ में आया भाई, क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए, तो 2 बातें सुनिएगा। फ्रांस और सऊदी अरब के बीच में, फ्रांस और सऊदी अरब के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, उसका नाम अगर पूछा जाए, नाम होता डेजर्ट नाइट। क्या नाम होता भाई, डेजर्ट नाइट।
तो डेजर्ट नाइट का नाम याद रखना है। ये पूछा जाएगा डेजर्ट नाइट किन दो देशों के बीच में होता है, तो याद से बताइएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नहीं, सऊदी अरब नहीं, हमको लग रहा है नहीं, भारत नहीं, इसमें हाँ फ्रांस और यूएई, बिल्कुल सही है, फ्रांस और यूएई, इसको सही कर लीजिएगा भाई, फ्रांस और यूएई, फ्रांस प्लस यूएई माने संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट जो है अगर पूछा जाएगा तो फ्रांस प्लस यूएई। ये डेजर्ट अगर पूछा जाए सैन्य अभ्यास, ये क्या भाई, ये क्या है, सैन्य अभ्यास है, यह फ्रांस और इसके बीच में यूएई के बीच में होता है। ये हाँ, ये थोड़ा चेक कर लीजिए। हाँ डेजर्ट नाइट है क्या, हाँ डेजर्ट नाइट नहीं है ना, हाँ तो जो बोला वो सही है, लिखिए। वो आप जो बता रहे हैं वो दूसरा है, हमने बताया डेजर्ट नाइट पूछा जाए फ्रांस और यूएई, हाँ यूनाइटेड अरब अमीरात, डेजर्ट नाइट पर हम बात कर रहे हैं भाई, समझ में आया। तो फ्रांस प्लस यूएई माने संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं, बात समझ में आया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, तो हाँ पूछा जाएगा सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट किन दो देशों के बीच में, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, हाँ अंतरराष्ट्रीय 15, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश में, हाँ न्यायाधीशों की संख्या 15, हाँ न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताना है कितना होता भाई, न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है, ठीक है भाई। और जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है, पूछेगा कार्यकाल तो 9 साल, और कितने जज हैं भाई 15। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना भाई 15 है, हाँ 15 जज हैं, और जजों का कार्यकाल 9 साल। और ये कहाँ न्यायालय है, नीदरलैंड, नीदरलैंड कहाँ पड़ता, द हेग, बात समझ में आया भाई, कहाँ पड़ता भाई, द हेग नीदरलैंड, बात समझ में आया। तो 15 जज होते हैं, कितने होते हैं, 15 जज होते हैं, ऐसे ही सवाल पूछेगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर पूछा जाए कुल न्यायाधीश कितने, 34 है भाई, हाँ तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने हैं, हाँ सर्वोच्च न्यायालय में हाँ कुल जजों की संख्या पूछा जाए, बिल्कुल करेक्ट, कुल जजों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताइए कितने होते हैं भाई, कुल जजों की संख्या 34 होता है, 33 प्लस 1। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, जस्टिस सूर्यकांत सिंह, जस्टिस सूर्यकांत सिंह, हाँ जस्टिस सूर्यकांत सिंह कैवें नंबर के, 53वें नंबर के, कैवें नंबर के, 53वें नंबर के हैं, ठीक है भाई 53वें नंबर के हैं। बात अगर समझ में आए तो बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल कहां है, हिमाचल प्रदेश, लिखो विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल कहां है भाई, हिमाचल प्रदेश। विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल, विश्व में सबसे ऊंचा, हाँ सबसे ऊंचा मतदान स्थल अगर पूछा जाए तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश। क्या बताना भाई, हिमाचल प्रदेश बताइएगा, हिमाचल प्रदेश। बिना इधर उधर की बात करे, केवल सवाल पर ही बात करके आप देखिएगा बहुत सारे सवाल को हम लोग पेपर में फंसाने का प्रयास करते। तो विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल पूछा जाए, क्या बताएगा, हिमाचल प्रदेश बताइएगा। क्या बताना भाई, हिमाचल प्रदेश बता के चलना है। बात समझ में आया भाई, विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल क्या है, तो सबसे ऊंचा मतदान स्थल हिमाचल प्रदेश। क्या भाई, हिमाचल प्रदेश है, समझ में आया, क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो एक बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी। भारत सरकार ने हेपेटाइटिस बी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030। तो पूछा जाएगा हेपेटाइटिस बी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है भाई, हाँ हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस बी ये बीमारी है, हाँ बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य, बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य अगर पूछा जाए, समाप्त करने का लक्ष्य अगर पूछा जाए तो ये कब का भाई, ये
2030 तक सरकार ने कहा 2030 में हेपेटाइटिस बी छुट्टी, खत्म। क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। तो बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? नहीं समझ पाए भाई? यहां तक बातें क्लियर हो पा रहा है भाई? बताइए, यहां तक समझ में आया भाई? तो हेपेटाइटिस बी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 में हेपेटाइटिस बी को क्या करना भाई? समाप्त करने का लक्ष्य किसका? भारत सरकार का। किसका लक्ष्य है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है। इतनी बातें क्लियर हो पा रही भाई? तो भारत सरकार ने हेपेटाइटिस बी को कब खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक भारत सरकार ने हेपेटाइटिस बी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 जज हैं। 33+1। हाँ, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना? 15। शिला लेखों का अध्ययन एपी ग्राफी और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 में हुआ। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा? सलमान रुश्दी। और सर्टेन वर्सेस भी सलमान रुश्दी। हार्नबिल कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। और विश्व में सबसे ऊंचा मतदान स्थल कहाँ का भाई? तो हिमाचल प्रदेश में है। और सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है फ्रांस और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। क्लियर हो गया भाई? कहाँ? हाँ, यूएई माने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के किसके बीच में? फ्रांस के बीच में आयोजन किया जाता है। बात क्लियर हुआ इतनी? चलिए, तो अब बताइएगा, हाँ, किसान भाई योजना पता है? 1992 का। कब का भाई? 1992 का है। चकबंदी योजना पता है? हाँ, तो किसान वही चकबंदी याद रखना है। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट। किसान वही योजना, हाँ, किसान वही योजना 1992 का भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना नहीं, किसान मित्र योजना 18 जून 2001। हाँ, चकबंदी योजना 1954 में। लिख लीजिए जल्दी सब लिखिए, दिमाग में बैठा के चलना, एक एक सवाल लिखते हुए आगे बढ़िएगा। बात समझ में आया भाई? हाँ, तो चकबंदी योजना 1954 बताइएगा। ठीक, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। भूमि व्यवस्था अधिनियम कब का भाई? 1950 का है। 1950 का भाई। हाँ, 1950 का है, लिख लीजिए। हाँ, जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का। यूपी की बात कर रहे भाई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड 41,424 कितना? हाँ, 41,424 सीटों पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई। हाँ, 41,424 में से 419 सिद्धार्थनगर, 419 सिद्धार्थ। चलिए, तो अप्रैल पार्क कहां बा है? अप्रैल पार्क कहां बा है? कानपुर में। अप्रैल पार्क पूछा जाएगा, क्या बताइएगा भाई? अप्रैल पार्क कहां स्थित है? हाँ, तो ये कानपुर में। कहां भाई? कानपुर के अंदर है। कौन पार्क हो? अप्रैल पार्क हो। का ना हो? अप्रैल पार्क ना हो। बूझ गए भाई? चलिए, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां भाई? हाँ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां भाई? तो कहां बताइएगा? उन्नाव में। कहां स्थित है? उन्नाव के अंदर स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछा जाए कहां स्थित है भाई? उन्नाव के अंदर स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन अगर पूछा जाए सहारनपुर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहां है भाई? सहारनपुर। एग्रो प्रोसेसिंग, हाँ, जोन अगर पूछा जाए
तो सहारनपुर बताइए, कहां बताना भाई, सहारनपुर बताइएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहां है, सहारनपुर बताइएगा। कहां बताना भाई, सहारन। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, सवाल एक तो छूटे ना ही चाहिए। और बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में लिख लो बाबू, लिखो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां है भाई, तो याद रखना है कहां स्थित है, लखनऊ में। हाँ, तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है भाई, ये पूरे खुला चैलेंज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, खुला चैलेंज सिद्धार्थ नगर के अंदर, इससे बेहतर अगर आपको मिल जाए, हमहू बता, हमहू पढ़े चल, हमहू चल पढ़े, बता दियो, मिली ना ही कहूं। ठीक है भाई, और कोई भी ऑनलाइन कोर्स में भी इससे बेहतर अगर मिलेगा तब बताइएगा, हमहू खरीद ले, का हमहू खरीद ले, बुझ गए भाई, तो ना ही मिल पाई, ये बात याद रहे। ठीक है भाई, तो वातावरण में प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता भाई, तो हाँ याद रहे क्या पाया जाता है, तो हाँ कितना पाया जाता भाई, 78%। हाँ, वातावरण में सबसे ज्यादा कौन गैस, नाइट्रोजन कै परसेंट, 78%। कितना, 78%। समझ में, सबसे ज्यादा कौन गैस, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। समझ में आ गया भाई। कुछ चीजें रट लो, का रट लो, दिमाग में बैठा लो एकदम। ठीक है भाई, कुछ चीजें क्या करना, दिमाग में बैठा लेना है, उसको सीधा सीधा रट लेना, भले पूछना ही पावत हो, अरे रट लो। होमगार्ड बने का, होमगार्ड बनना भाई, रट लीजिएगा। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, अग्नाशय। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, अग्नाशय। पूछा जाएगा भाई, इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है, कहां से स्त्रावित होता है, क्या बताइएगा, स्त्रावित होता है तो अग्नाशय बताना। क्या बताना भाई, अग्नाशय बता दीजिएगा। समझ में आया भाई, इतनी बातें क्लियर हो गए, इतनी बातें कि नहीं, वो बताइए, समझ में आ गया। तो अब जो है, अब हाँ विराम लेने का समय आ गया भाई, यहीं पर विराम लेने का समय आ गया, और फिर कल हम लोग अगले एपिसोड में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।